नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। 2013 में केदारनाथ में एक आपदा आई थी जिसको अब 8 साल पूरे हो गए। इसी पर हम बात करेंगे, केदार आपदा के 8 साल। उत्तराखंड राज्य की आयु भले ही छोटी हो, लेकिन छोटी उम्र में ही ये राज्य कई बड़ी आपदाओं का साक्षी रहा है। 16 जून 2013 का वो भयावह दिन शायद ही उत्तराखंड भूल पाए, जब केदारनाथ में भयानक देवी आपदा ने कई परिवारों से अपनों को छीन लिया, तो कई आज भी अपनों की तलाश में आंखें बिछाए हुए हैं। वक्त के साथ साथ जख्म तो भरने लगे हैं, लेकिन आज भी देवी आपदा की भेंट चढ़ी वो चीखें हर किसी के कानों में गूंजती हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के पहले चरण का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी केदारनाथ में आई देवी आपदा को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आठ साल पहले कुदरत ने केदारनाथ समेत राज्य के पर्वतीय जिलों में जो तांडव मचाया था, उसे याद करते हुए आत्मा कांप जाती है। केदारनाथ की जल प्रलय 4000 से अधिक लोगों को निगल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंदाकिनी इतना विकराल रूप धारण कर लेगी। इस त्रासदी में लापता हुए लोगों के रिश्तेदार आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। जून 2013 में आपदा से केदारनाथ को खासा नुकसान हुआ। यहाँ मंदिर परिसर को छोड़ शेष पूरा क्षेत्र बाढ़ से तहस नहस हो गया था। जल प्रलय में 4400 से ज्यादा लोग मारे गए। बरसी है, दुख की इस घड़ी में हम उन सभी को याद करते हैं जो हमें छोड़ करके चले गए। मैं उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं और उनके परिवार वालों के साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। इस हृदय विदारक त्रासदी से हमें सबक लेना चाहिए। अनावश्यक प्रकृति का दोहन जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम ज़्यादा प्रकृति को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इस प्रकार का जो श्राप का वातावरण है, इस प्रकार जो त्रासदी का मंजर है, हमें देखने को मिलेगा। इसलिए धार्मिक आचरण करते हुए प्रकृति का दोहन ना करें और 2013 की त्रासदी से सबक लें, यही मेरा नम्र निवेदन। आपदा से सैलाब को राहत कार्य के लिए हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक आपका दामन थामने वाले रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल थे। पार्टी में शामिल होने के बाद रिटायर्ड कर्नल के न्यूज इंडिया से खास बातचीत में दिल दहला देने वाले उस मंजर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा में कई परिवार वालों ने अपने परिजन खो दिया, जिसके बाद से लोगों के मन में केदारनाथ का पुनः निर्माण करने और आस्था को फिर से जीवित करने जैसे कई सवाल खड़े हो गए। स्थानीय निवासियों और कई सुरक्षा विभागों की टीम के जुनून की वजह से केदारनाथ का पुनः निर्माण का आस्था को जीवित करने में सफल हो पाए। आज हमारे लिए भी थोड़ा एक अलग दिन है। ठीक 8 साल पहले आज के दिन सुबह 6:35 पर सबसे बड़ा सैलाब केदारनाथ को हिट करा था उसने, जिसे बोलते हैं गांधी सरोवर का टूटना। मेरे को याद है कि ये चीज़ तो हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपने घर वाले खोए, बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न करे लोगों को बचाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद में कोशिश करी कि जो आस्था है इस मंदिर के ऊपर, उसको कैसे हम दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय लोगों के अंदर जो है उसे कैसे दोबारा से कायम करें। आज का वो दिन है जिसमें हम पक्का दिल से नमन करते हैं उन सबको जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए, जो खत्म हुए यहाँ पे, और उन सबको याद करते हैं जिन्होंने इस केदारनाथ नवनिर्माण में, पुनर्निर्माण में एक स्ट्रांग टीम बन करके और पिछले 4-5 साल में पूरा का पूरा योगदान दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। NIM की टीम तो थी, वहीं से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी यूथ फाउंडेशन, उसकी टीम थी। बड़ा रोल था डॉक्टर्स का, बड़ा रोल था SDRF का, एडमिनिस्ट्रेशन का, DM का खुद बहुत बड़ा रोल था, और गांव वालों का बहुत बड़ा रोल था, घोड़े खच्चरों वाला का रोल था। आज उन सबको ना हमें जरूर याद करना चाहिए। आपदा के दौरान आए इस सैलाब ने उत्तराखंड के लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
जिसके चलते कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर समय रहते मदद का हाथ आगे न बढ़ाने जैसे आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस का कहना है कि आपदा के कारण उत्तराखंड को 3 दिन भारी संकट से गुजरना पड़ा। लोग मरे, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी आपदाएं ना आए, इसके लिए सरकार को लगातार सजग रहना चाहिए। ऐसी आपदा आ भी जाएं कभी दुर्भाग्य से, तो उनसे निपटने के लिए सरकार की तैयारियां पूरी होनी चाहिए। ये समय ऐसा है जब हमें इस बात का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि जो उस जमाने में 7,500 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने पैकेज दिया था, उस पैकेज में से कितना पैसा राज्य को मिला। आज जब 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 8 वर्षों में भी राज्य को वो 7,500 करोड़ रुपए पूरे नहीं मिल पाए, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहने में और करने में अंतर नहीं होता। दैवीय आपदा भले ही आज 8 वर्ष पूरे हो गए हों, लेकिन आज भी वो चीखे याद कर उत्तराखंड दहल जाता है। लेकिन प्राकृतिक दोहन के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से उत्तराखंड को आपदा के रूप में लगातार सजा मिल रही है, उसे कहीं न कहीं सीख लेने की जरूरत है। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। हम देवभूमि के दंगल की बात करेंगे, उससे पहले आपको लखनऊ ले चलेंगे, जहां एसीएस हेल्थ अमित मोहन कुछ कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे, आसपास के प्रांतों में और देश के कई अन्य प्रांतों में बहुत बड़ी संख्या में अभी भी संक्रमण के केस आ रहे हैं। इसलिए हमें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और विशेष करके हमारी निगरानी समितियों को, जिन राज्यों में बहुत ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, वहां से जो लोग यात्रा करके आ रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने घर में ही रहें, अपनी जांच करवा लें। अगर संक्रमण हो तो होम आइसोलेशन में जाएं या अस्पताल में आइसोलेट हों, और अगर नहीं भी है तो कम से कम 1 सप्ताह अपने घर पर क्वारंटाइन जरूर हो, क्योंकि इसी प्रकार से संक्रमण वापस आता है। जिन प्रांतों में संक्रमण हो रहा होता है, संक्रमण के केस हो रहे होते हैं, और जो वहां से लोग आते हैं, जब हम उन पर ध्यान नहीं रख पाते तो फिर से संक्रमण लौटता है। तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि संक्रमण जो निचले स्तर पर लाया जा सका है काफी प्रयासों के बाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन सभी प्रकार के मामलों की समीक्षा करने के बाद, उसे बढ़ने का अवसर बिल्कुल नहीं दिया जाए। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 5,41,45,947 टेस्ट किए जा चुके हैं और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.15% है। कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को 1,26,603 सैंपल्स आरटीपीसीआर की जांच के लिए भेजे गए। 6,496 एक्टिव केस में से 3,920 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के लोग चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 2,94,005 इलाकों में 6,45,952 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,57,92,542 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,20,92,061 है। टीकाकरण का कार्य प्रदेश में निरंतर चल रहा है और हम प्रतिदिन 4 लाख से अधिक टीकाकरण हम निरंतर कर रहे हैं। कल दिनांक 15 जून को प्रदेश में 4,08,731 डोजेज लगाई गई। अब तक कुल मिलाकर 1,99,53,946 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 38,75,540 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 2,38,29,486 डोजेस लगाई जा चुकी है। केवल जून के महीने में 1 जून से 15 जून के बीच भी 55
लाख से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी है। जो जून का हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ से अधिक हम डोजेज लगाएं, उसकी ओर हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां एसीएस हेल्थ अमित मोहन कुछ कह रहे हैं। जो हमारा घर का व्यक्ति नौकरी करने के लिए विदेश जा रहा है वो सुरक्षित है, वैक्सीनेट हो गया है। इसके लिए आज से पूरे प्रदेश में ये अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि संक्रमण अभी भी है, प्रदेश में भी हो रहा है और देश के अन्य राज्यों में तो काफी संख्या में भी देखा जा रहा है। इसलिए सावधानी निरंतर बरतनी है। और खास करके ऐसे अवसरों पर जब हम कहीं चाट पकौड़े की दुकान पर जाते हैं, मिठाई समोसे की दुकान पर जाते हैं, उसके सामने भीड़ लगाकर खड़े होकर जब हम खाते हैं तो उस समय मास्क खोलते हैं और वही समय है जब हम फिर से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि कहीं भी भीड़ भाड़ में खाना न खाइए। अगर आपको चाट पकौड़े और समोसे मिठाई खाने का बहुत शौक है तो दुकान से खरीद लीजिए और घर लाकर खाइए, या अगर वहां खा रहे हैं तो ऐसी जगह खाइए जहां पर अगल बगल भीड़ ना हो। इसका ध्यान रखिए ताकि आप संक्रमित न होने पाए। भीड़ भाड़ में रहेंगे जाएंगे तो संक्रमित होने का खतरा हो। न तो भीड़ भाड़ वाला कोई आयोजन कीजिए और न ही भीड़ भाड़ वाले किसी आयोजन में जाइए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए ताकि आपके हाथ पर विषाणु ना आए। और अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क लगाइए या फिर गमछे, रुमाल, दुपट्टे से मुंह और नाक को ढककर रखिए। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये मंत्र अभी हमें इसका उपयोग निरंतर करते रहना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित। आपने जैसा बताया प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है वो घट रहा है। ये उल्लेखनीय है कि आज जो है पूरे प्रदेश में नए आने वाले मामले 400 से भी घट गए हैं और ये 30 अप्रैल को जो मामले 3,10,000 थे वो आज घट के 6,496 रह गए हैं और नए मामले 310 आए हैं। जैसा अमित जी ने बताया, ये पूरे प्रदेश में लगभग 1.5 महीने के अंतराल में कोरोना के मामले 3,10,000 से घट के 6,496 जो रह जाना, ये एक जो विशेष रणनीति प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में और जिसका कि वह स्वयं उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण किया
18 मंडलों और 40 जनपदों का स्वयं उन्होंने जाकर निरीक्षण किया, वो उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में देश में विदेश में कहीं पर भी कोरोना पर नियंत्रण का कोई उदाहरण नहीं है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। और ये यूपी मॉडल जो है, ये 3T का जो मंत्र है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण की जो एक बृहद तकनीक और बृहद अप्रोच जो अपनाई गई है, ये उसी का परिणाम है कि अब इतने कम समय में प्रदेश में कोरोना के मामले घटकर 7,000 से भी कम रह गए हैं। जबकि इससे अधिक मामले जो उत्तर प्रदेश से आधी आबादी के प्रदेश हैं उनमें प्रतिदिन आ रहे हैं। कुछ प्रदेश जो हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से आधी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इन सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से जितने कुल मामले हैं उतने मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। ये एक जो नीतियां जो अपनाई गई, जैसे मैंने बताया, ट्रेस, प्रदेश सरकार द्वारा जो पूरा घर घर जाकर जो लक्षण वाले व्यक्तियों की तलाश की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कि लगभग 17.5 करोड़ और लगभग 30 लाख के आसपास जो है जनता तक, आदमियों तक हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं और उनसे लक्षणों के बारे में जानकारी ली है। ऐसी इस प्रकार का उदाहरण कहीं और नहीं है। इसके साथ साथ 5 मई से गाँवों में 97,000 गाँवों में जो है निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर परीक्षण किया जा रहा है। उसमें एंटीजन टेस्ट, और यदि लक्षण पाने पर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है तो RT-PCR टेस्ट, ये सभी जो है प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जिसमें प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट कराए जाएं, ये भी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। इतने कम मामले आने के बावजूद जो कल जो है लगभग 2,88,000 सैंपल टेस्ट किए गए, और इससे जो है साफ दर्शाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी की दर है वो 0.1 से भी नीचे चली गई है, और रिकवरी का प्रतिशत 98.3% हो गया है। ये जो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, वो टेस्टिंग की क्षमता इसलिए बढ़ाई जा रही है और टेस्ट अधिक इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करके उनको इस रिस्क से, इस खतरे से बाहर किया जाए कि उनको भी ये बीमारी हो सकती है। आज इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट का है, जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट में प्रदेश में बेड की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। आज भी जो है 100 बेड की एडिशनल जो है आइसोलेशन और ICU के विभिन्न अस्पतालों में जो है बनाए गए हैं। टेस्ट, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये तीनों जो एक मंत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको एक प्रदेश में लागू किया गया है, उसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू, प्रदेश में जीवन भी बचा रहे, जीविका भी बचा रहे, इसलिए औद्योगिक इकाइयों को चलता रखा गया, उन्हें बंद नहीं किया गया था। और अब जो है प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में दिन में कर्फ्यू में छूट दी गई है, जिसको कि सोमवार से 21 जून से बढ़ाकर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने नए निर्देश दिए हैं, जैसे कि पीकू के निर्माण की कार्रवाइयां 20 जून तक निर्देशित की गई थी कि तीसरी लहर जो संभावित लहर है उससे बचाव के लिए, बच्चों के बचाव के लिए विशेष ये व्यवस्था की जानी थी, उस पर बहुत तेजी से काम चल। तो आप सुने थे ऐसी सूचना नवनीत सहगल को, जो कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दे रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि के दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं 2013 में आई आपदा। केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसको 8 साल पूरे हो गए हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रजिया बेग हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजिया जी, जिस तरह से 2013 में जो आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसको 8 साल पूरे हो गए हैं। कई सारे सवाल खड़े होते हैं उस आपदा को लेकर। आज भी बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों के बीच उस आपदा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी में अजय कोठियाल अभी हाल ही में शामिल हुए, कर्नल अजय कोठियाल, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं कि जिस वक्त ये आपदा आई उन्होंने अपना बहुत अहम योगदान दिया था। रजिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम वापस आएंगे रजिया जी के पास। तो आज हम बात कर रहे हैं 2013 में आई प्राकृतिक आपदा की, जिसको 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी कई सारे सवाल बने हुए हैं। चाहे वो हम बात करें प्रकृति के दोहन की, क्योंकि लगातार ये कहा गया था आपदा के टाइम पे कि जो हमारी गलतियां हैं उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा है। वापस हम आएंगे रजिया जी के पास। रजिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? रजिया जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद रजिया जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। वापस कोशिश करेंगे रजिया जी तक हमारी आवाज़ पहुंचे। तो आपको बता दें कि 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, जिसको 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इस आपदा की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। करीब 4 से 5 हज़ार लोगों की जान चली गई। वहीं आज भी कई लोग लापता हैं, जिनको अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं रजिया बेग, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, वापस जुड़ गई। रजिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद रजिया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तो आपको बता दें कि 8 साल का वक्त हो चुका है, और कहा जाता है कि जो ये आपदा आई है इसके पीछे बहुत से कारण थे, कुछ हमारी गलतियां थी। हालांकि इस आपदा के बाद ये कहा गया था कि अब कुछ चीज़ें हैं उसके लिए अंकुश लगाना होगा, चाहे निर्माण की बात हो। ये भी कहा गया था नदी के किनारे निर्माण कार्य नहीं होगा, इसके लिए हाई कोर्ट ने बाकायदा एक आदेश भी जारी किया था। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि जो नदियों के किनारे बहुत सारे निर्माण हुए, बहुत सारे ऐसे रसूखदार हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े घर बनवा लिए, बहुत से होटल बन गए। तो ये भी कहना होगा कि हम खुद ही एक बीजारोपण करते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं। चाहे हम स्खलन की बात करें, लैंडस्लाइड की बात करें, अतिवृष्टि की बात करें, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हम लोग की गलतियां भी हैं। आप विकास कार्य करिए, बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रदेश के लिए विकास कार्य, लेकिन विकास को उसी अनुरूप करना चाहिए जो भौगोलिक दृष्टि है, जो भौगोलिक स्थिति वहाँ की। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर हैवी मूवर मशीन्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो वो भी एक बड़ा कारण है जो आपदाएं आती हैं। और साथ ही साथ हमारी जो
एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका भी हम प्रयोग नहीं कर पाते। जब आपदा आती तो हम कहते हैं कि हाँ इसको रोका जा सकता था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं और जो आपदा के बाद वो बताते हैं कि ये आपदा के कारण क्या थे। उसके पहले अगर पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो इन आपदाओं को रोका जा सकता है। हमारे साथ वापस से रजिया बेग जुड़ गई हैं। रजिया जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है आवाज़। जी रजिया जी, बहुत स्वागत है आपका। रजिया जी, सवाल ये भी है कि जो आपदाएं हैं इसको लेकर ये भी कहा जाता है सरकार और आम जनमानस भी इसको लेकर जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, आम जनमानस इस नाते से जिम्मेदार है कि जब हमारी सरकारें इस तरह के विकास के नाम पे कार्य करती हैं और जितने काम हमारे प्रदेश के अंदर होते हैं जनता उससे वाकिफ होती है, हमें उस पे आवाज उठानी पड़ेगी, मजबूरी है। क्योंकि सरकारों में तो अपने 2013 की आपदा, केदारनाथ आपदा, उससे हमने सबक नहीं लिया। उसके बाद लगातार चाहे वो किसी तरह के ग्लेशियर टूटने वाली बात हो, चाहे फ्लड आने वाली बात हो, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और खासकर जो हमारे पहाड़ी जिले हैं वहां पे तो, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में तो लगातार बना हुआ है। तो हमारी सरकारें बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, सबक नहीं सीखा। 2013 की आपदा से हजारों लोग मर गए, हजारों घर उजड़ गए। मैं कहना चाह रही हूँ इस बात के लिए कि जनता अगर आवाज उठाएगी तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि विकास के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए जो लोगों की मौत के ऊपर खेले, जो घर उजाड़ दे। ऐसे विकास से कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोगों को कोई ठोस नीति अपनानी पड़ेगी। आज साइंस का जमाना है, सब देख रहे हैं कि हम किस किस तरीके से अपनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन तरक्की अगर हमारे रास्ते पे और लोगों की मौत के ऊपर खेले, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए हमको। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को जो 2013 की आपदा में जिन लोगों को भुगतना पड़ा, जिन्होंने जान गंवा दी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने वहां पे मेहनत करी, जिन लोगों ने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया, लोगों को बचाया, लोगों को वहां कार्य किए केदारनाथ में, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन दोनों सरकारें, कांग्रेस भी और भाजपा की भी, दोनों सरकारों ने बराबर रहते हुए भी अपने कान आंख बंद कर लिए थे कि अब फर्दर ऐसा ना हो, कुछ नहीं सोचा। कोई ठोस नीति अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? रजिया जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन,
और पीपीई किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात करें 2013 में आई केदारनाथ आपदा को लेकर, जिसको 8 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी ऐसी आपदाएं, छोटी मोटी आपदाएं आती रहती हैं। और क्या हमने उस आपदा से सीख ली है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। और क्या अगर कोई आपदा आती है तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं ताकि जान माल की हानि ना हो सके। वापस हम आएंगे, हमारे साथ अशोक कुमार जुड़ गए हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता। अशोक, जो ये आपदा आई है इसको 8 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन अगर बात करें भी कुछ ही समय पहले फरवरी माह में चमोली में ग्लेशियर फटने से काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें हम, जैसे भूकंप को अगर हम छोड़ देते हैं, अर्थक्वेक को, जो हिमस्खलन है, लैंडस्लाइड है, अतिवृष्टि है, इसका पूर्वानुमान जो है वो लगाया जा सकता है। अशोक, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम वापस आएंगे अशोक के बाद। रजिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई। रजिया जी, सवाल आपसे भी वही है कि अब जो है कि अगर हम बात करें अर्थक्वेक को हटा दें तो लैंडस्लाइड और हिमस्खलन और अतिवृष्टि ये ऐसी आपदाएं हैं, इसके बारे में आप पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं? हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। हालांकि आपदा के बाद वो विश्लेषण करते हैं कि इसको रोका जा सकता था, वहाँ मौसम की स्थिति ऐसी हुई थी। तो क्या पहले से तैयारी नहीं की जा सकती ताकि आपदाओं को रोका जा सके? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिनको रोका जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब हमारे पास टेक्निक बहुत अच्छी और बहुत फाइन टेक्निक आ चुकी है। इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि जी नहीं इसमें हम कैसे करें, ये तो हो गया, कुदरत की मर्जी थी, हो गया, ये कहकर अगर हम लोग गुमराह करते हैं अपने लोगों को, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से आज ये हो रहा है और कल आप ये देखिएगा कि न जाने इस प्रदेश के अंदर खासकर, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ हर वक्त आपदा जैसी कोई भी हमारे यहाँ ऐसी त्रासदी हो जाती है जिससे हमें भुगतना पड़ता है। तो ये बहाना बना देना कि जी ऐसे हो गया या ओलावृष्टि हो गई या ये हो गया या वो हो गया, 10 चीजें ऐसी, इन चीजों को काबू करना पड़ेगा हमें। जैसे अभी मैंने पहले भी बात कर रही थी, आपने सवाल पूछा था कि जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। जनता को ही आवाज उठानी पड़ेगी कि सरकारें जब उनके पास हर टेक्निक मुहैया कराई जा चुकी है तो उस टेक्निक का इस्तेमाल इन आपदाओं के लिए क्यों नहीं होता है? क्या हम अपने लोगों से फ्रॉड नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? इसके लिए क्या हम इस बात का बहाना कब तक रोते रहेंगे? अब देखिए 2013 के बाद से कितनी तरह की आपदाएं आ चुकी हैं, कितने लोग मर चुके हैं। हाल फिलहाल में इतनी बड़ी चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक इतनी बड़ी आपदा आई है और अभी भी लगातार कहीं कोई ब्लास्ट हो जाते हैं, कोई बादल फट जाते हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो इसे कौन रोकेगा? ये कौन बहाना बनाएगा इसको? जनता थोड़ी जाएगी वहां पे हथौड़ा लेके कि मैं रोक देता हूँ। लेकिन रजिया जी सवाल ये कि सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार नहीं कह सकते ना, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। 2013 की आपदा के बाद ये कहा गया था कि नदियों के किनारे निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने नदियों के किनारे अपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, होटल निर्माण हो गए हैं। तो जनता की जिम्मेदारी बनती ना वो ऐसा ना करें। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि नदियों के किनारे निर्माण कार्य नहीं होगा, उसके बावजूद लोगों ने ही तो वहां पे घर बनाए, होटल बनाए। बिल्कुल जायज है, जनता का बहुत सारी हक बनता है कि जनता उन चीजों को रोकने में सरकार की मदद करे, ये भी अपनी जगह जायज बात है। लेकिन क्या जिस तरह की कहीं बादल फट जाने, कहीं जिस तरह से अभी टनल फट गए उसके अंदर वो हो गया, तो वो चीजें कौन रोकेगा? हाँ, लेकिन ठोस नीति बनाने की जरूरत है। आज तक कोई भी सरकार वोट के नाते
सिर्फ वो काम कर लेती है जो जिससे जनता खुश हो जाए, लेकिन जनता के ही इन कार्यों से अगर डूबती है, हमारा प्रदेश डूबता है, तो सरकारों को ठोस नीति बनानी पड़ेगी। कहाँ गई वो नीतियां? जब आप वादा करते हैं कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे और जब वक्त आता है आप वो नीतियां नहीं बनाते हैं। कांग्रेस बोलती है कि मैं क्यों बनाऊं, भाजपा कहती है कि मैं क्यों बनाऊं, जनता के दुश्मन क्यों बनूं? तो ये कौन करेगा? ये करना भी तो है भाई। जब अब देखिए आप अपने नक्शे पास करवाने हैं घर के, तो आप कहते हैं एमडीडीए के डंडा चला देगी अपना, तो वो भी लोग फॉलो करते हैं। अगर आप कोई ठोस नीति बनाए तो वो फॉलो करेगी जनता। क्यों नदियों के किनारे बनाया दिया जा रहा है? हाईकोर्ट भी कहता है, उसके बाद क्यों उनको पेनल्टी नहीं होती है? फिर तब तक चुप क्यों रहती? फिर सरकार चुप क्यों रहती है? जब देखती है आंखों से, चुपके से तो घर नहीं बनते किसी के, बस्तियां चुपके से नहीं बसाई जाती है। वहां आप वादा करते हैं अपने। त्रिवेंद्र सरकार ने कहा था झुग्गी झोपड़ियां जो नालों के पास बसी हुई है कि जी नहीं हमको राहत दे दी हमने। क्यों दी आपने उनको राहत? आप कोई नीति बनाते हैं उनके लिए, कहीं और बसाते हैं उनको। कहीं जनता अपने प्रदेश में अच्छी तरह से रहे, ये नीति बनाना भी तो सरकार का ही काम है। तो सरकार क्यों नहीं बना के देती उनको कि क्यों जाए गंगा के किनारे बसने के लिए, क्यों जाए खाले नालों को, क्यों दबाए खाले नाले? लेकिन वहां सरकार भी तो जिम्मेदार है। आप देखिए ना, जब मैं घर बना रही हूँ अपना, तो मुझे नक्शा पास करवाना है। क्यों? मुझे पेनल्टी आ जाएगी। कैसे नहीं बनाएगी जनता? सरकार हटेगी। वो सरकार जब अपनी कोई ठोस नीतियां लागू करेगी तो जनता उसको मानेगी और मानती चली आएगी। तो उसे किसका दोष देंगे आप? जी रजिया जी, एक और बात है कि आपकी पार्टी में भी कुछ ही दिन पहले जो कर्नल अजय कोठियाल शामिल हुए हैं, जो अब आपदा आई थी केदारनाथ की, उनमें उनका जो योगदान था बहुत अहम था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और जो पुनर्निर्माण हुआ केदारनाथ का, उसमें उनका योगदान बहुत अहम माना जाता है। अब देखिए, कर्नल कोठियाल ने जिस तरीके से जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे, जो सरकारें थी जिन्हें काम करना चाहिए था लोगों के लिए, हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन कर्नल कोठियाल वो है जो अपने एफर्ट से अपने बूते पर लोगों को इकट्ठा करके ना केवल उनको नौकरी दिलवानी, बल्कि उनको इस काबिल भी बना दिया कि इस तरह की कोई आपदा आती है तो हमें रिहेबिलिटेट करवाना उनको और उनके लिए कुछ ठोस चीजें तैयार करनी। ये कर्नल कोठियाल का ही दिमाग था। मैं धन्यवाद देती हूँ कर्नल कोठियाल को, इसलिए नहीं कि हमारी पार्टी पे है, मैं तब से देती हूँ उन्हें धन्यवाद जब से वो ये काम कर रहे थे। तो क्या हमारे बाकी लोगों का ये कार्य नहीं है? क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कुदरती आपदा कोई आ गई है, तो उसमें हम लोग उनके साथ खड़े रहे, ये उनका हक नहीं है? तो कर्नल कोठियाल तो इसके धन्यवाद के पात्र हैं ही। और आज पार्टी में भी वो ऐसी नीतियां बनाने जा रहे हैं, पार्टी में भी ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिससे लोगों को हम राहत पहुंचा सके, चाहे पार्टी के थ्रू, चाहे इंडिविजुअल, जिस तरह से भी हो सके। तो ऐसे हमारे पार्टी का भी ध्येय यही है कि लोगों को परेशानी ना हो, लोग अपने बूते पर खड़े हो सके, उनकी मदद की जा सके तो मदद करें। तो हम आम आदमी पार्टी का तो ये ध्येय है। और उत्तराखंड में अगर आप दुआ करिए कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आ जाए, तो इस तरीके की जो आपदा है उनमें पहले से गौर व फिक्र करना, उनको आने से रोकना, जो हमारी टेक्निक अब जो इतनी एडवांस टेक्निक हो चुकी है उनको लागू करना, ये आम आदमी पार्टी का कार्य होगा। और देखना आप, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो सबसे पहले यही काम करेंगे। जो हमारे इस तरह के जिले हैं जहाँ पे हम पहाड़ी, जो बहुत बिहार क्षेत्र हैं, उनके लिए हम जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए केजरीवाल जी की नीति बन चुकी है। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। अशोक, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि 2013 में जो आपदा आई, केंद्र सरकार ने जो मदद दी जानी चाहिए थी 7,500 करोड़ की, वो अब तक वो नहीं मिल पाई है। शायद अशोक की आवाज हम तक नहीं आ रही। वापस हम रजिया जी के पास जाएंगे। रजिया जी, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पाई है। 2013 का मसला था और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी। कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए जो बवाल मचा था, यहाँ कितना पैसा आया था आप गिन भी नहीं सकते, इतना पैसा आया था। अगर उस पूरे पैसे को जनता के भलाई के लिए लगाया जाता तो मेरे ख्याल में ये दिक्कत हमें आज सोचनी भी नहीं पड़ती। मगर कहाँ गई वो कांग्रेस? आज क्यों आज इल्जाम पे एक सरकार दूसरे पे इल्जाम लगा देती है। लेकिन उस पैसे का हिसाब तो दे दे, जो इतना लाखों खरबों रुपया आया था, कहाँ गया वो पैसा? क्यों लूट मची थी उस पैसे में? आप जब जो जहां बैठा उसने लूट मचाई, जनता के बारे में नहीं सोचा। लेकिन लूट मचाने पे दोनों पार्टियां ऐसी रही कि, और मैं तो ये कह रही हूँ भाई साहब, ये जो आपदा आती है हमारे यहाँ, ये हमारे इस उत्तराखंड की सरकारों के लिए एक तरह का तोहफा लेके आती है। ये देखते हैं उस पे
कि किस तरह लूट मचाई जा सके, कितना पैसा आया था। अगर इतने पैसे से हम जनता की भलाई के लिए लगा देते तो हमें ना केंद्र सरकार पे हाथ फैलाना पड़ता, ना हमें किसी से मांगना पड़ता। लेकिन धिक्कार है, मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों पर जो जनता जिनकी मौतों के ऊपर तुम खेल रहे हो, जिनके लिए पैसा आ रहा है, जिस जनता जो मर रही है, घर गंवा दिए, बच्चे गंवा दिए और आज तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके हैं, उनके लिए तुम कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हमारी सरकार को क्या हुआ? जो पैसा दान में दिया गया था वो क्या हुआ? लोगों ने इतना डोनेट करा था, उसका कहाँ गया पैसा? कोई हिसाब दिया? कांग्रेस भाजपा से नहीं मांगेगी वो हिसाब, और भाजपा कांग्रेस से वो हिसाब नहीं मांगेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मौसेरे भाई बैठे। और आज केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, और मदद नहीं करती तो हम अपने एफर्ट से तो मदद कर सकते हैं लोगों की। क्या तुम ये हाथ पे हाथ धर के बैठोगे कि केंद्र ने मदद नहीं की? हमारी सरकार ने भी कोई एफर्ट्स नहीं किए, चाहे जो भी सरकार रही है। कांग्रेस ने उस समय क्या कहा था? लूट मची थी कि लोगों की ये नहीं बनता कि पहले से तैयारी की जाए। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार हो, पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें हिमाचल की, हिमाचल में एक रोहतांग वैली है, वहां पर हर साल बर्फ जम जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन वहां पर पहले से जो संबंधित स्टाफ है, ट्रेनर, वो उनको भेज दिया जाता है और वो रास्ता बंद ही नहीं होने देते। पहले से बर्फ वहां जमी नहीं पाती। तो जैसे हम देखते हैं केदारनाथ में हर साल बर्फ जमती है, तो जब बर्फ जम जाती है फिर उसको हटाया जाता है। तो पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि बर्फ वहां जमे ही ना, रास्ता ब्लॉक ही ना हो। जो हिमाचल का मॉडल है उसको हम उत्तराखंड में लागू करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रोहतांग एक टूरिस्ट प्लेस है, और उस प्लेस के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने की, हिमाचल गवर्नमेंट ने, कि वहाँ कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन ये बदकिस्मती है उत्तराखंड की कि केदारनाथ जैसा प्लेस, लोगों की श्रद्धा का केंद्र, लोग अपनी आस्थाओं को पूरा करने के लिए वहां जाते हैं, और उसके बावजूद हमारी सरकार जो केदारनाथ पे अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तो दुआ मांगने चली जाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करती है। अब क्या इन लोगों को उस पे सारा फोकस करके क्या वहां पे कुछ हो नहीं सकता? इतनी टेक्निक होने के बावजूद, आज मॉडर्न टेक्निक है, उसके बावजूद अगर ये हर बार ये कहें कि हम क्या करें, हाथ खाली अपने दिखा देती है, ये शर्मनाक बात है। इस प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। उस जैसे प्लेस के लिए, केदारनाथ जैसी आस्था वाले प्लेस के लिए इन्होंने सारा 2013 से आज तक तो कोई बात, सवाल जवाब होने ही नहीं चाहिए थे। दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें रही है, लेकिन उस आस्था की जगह को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वहां भी इन्होंने नाम अपना गंदा कर दिया कि उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम मन्नत मांगने जाएंगे वहां, लेकिन उसके लिए हम करेंगे नहीं कुछ। तो ऐसी सरकारों का तो बस ऊपर वाला ही मालिक है। तो रोहतांग का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो और दूसरी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। जनता को, आप पहले सवाल पे मैं आती हूँ अपनी, कि जनता अगर यहाँ से कुछ कर सकती है, कोई उधम मचा सकती है, तो शायद सरकारों के कान खुल जाए। जी, सवाल ये भी बनता है कि जो पर्यटन को क्षेत्र का लोग लेके जो सरकार विकास कर रही, कह रही कि पर्यटन क्षेत्र में विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि लोगों को जो विकास, उत्तराखंड में रेवेन्यू ज़्यादा आए, लोगों को मदद की जा सके, रोजगार बढ़े। लेकिन ये भी सवाल है कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको देखकर निर्माण करना चाहिए कि या फिर बड़े बड़े पहाड़ जो उनको आप काट दे रहे हैं, वहाँ सड़क बना दे रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो बात ये कि ये प्रदेश ऐसा नहीं था, ये ऐसी रॉक्स नहीं थी यहाँ पे कि आप हर 2-2 किलोमीटर पे आप जाके डैम बनाना शुरू कर दे। अलाउ नहीं करती थी प्रकृति इस चीज के लिए कि वहां जाके जगह जगह पे आपने डैम बना लिए। कितनी जरूरत थी वो देखते पहले, और लोगों को भी देखते और इस प्रदेश की हालत देखते। दूसरी बात ये कि अगर ये हम कहते हैं कि ये भाई हमारा प्रदेश, तो ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है इस प्रदेश की कि अगर हम ना भी तोड़े पहाड़ों को, तो उसको हम पर्यावरण की दृष्टि से भी और बाकी और दृष्टि से भी हम ये टूरिस्ट प्लेसेस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम पहाड़ ही तोड़ दें, गंगाओं को ही बंद कर दें। टिहरी डैम बना, किस तरह से नदियों का रुख मोड़ा गया, उसने तो फिर अपना रुख दिखाना ही था। दूसरा, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? इस तरह से हमारे यहाँ 20 साल के बाद अब भी हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर हमें टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं। देखिए 20-21 साल होने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। हैरानी की बात है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ के हुक्मरानों के लिए ये शर्म की बात है कि अब सोच रहे हैं, जबकि आज हमारा पूरा मॉडल तैयार होकर
पूरे वर्ल्ड का लोग यहाँ आता, और यहाँ टूरिस्ट प्लेस इस तरह से हो जाता है कि सरकार को तो पैसा कमा कमा के थक जाती, तो उसके बाद बहाने चाहिए, काम नहीं करना है की जरूरत है। हाँ अशोक, आपको आवाज आ रही है हमारी? वापस आएंगे अशोक के पास, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, उसी को लेकर 8 साल पूरे हो गए। वापस आएंगे रजिया जी के पास। रजिया जी, सवाल ये भी है कि जब आप निर्माण कार्य करते हैं, अगर हम सड़क निर्माण की बात करें तो सड़क निर्माण में जो बहुत सारा लाखों टन मलबा निकलता है, धूल निकलती है, उसको आपकी जिम्मेदारी उसको डंपिंग ग्राउंड में फेंकें, लेकिन उसे अब नदियों में फेंक देते हैं और नदियों में जाने के बाद वो सिल्ट में ब्लॉक हो जाता है। तो वो भी एक बड़ा कारण है जो बाढ़ वगैरह जो आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से हमारे सड़कों के जब कार्य होते हैं और वो जो वेस्ट मटेरियल आता है उससे, उसके लिए ये कभी भी आज तक हमने जब भी पहाड़ों में रोड्स बनते देखी है तो ये लोग उसका कोई पहले से कोई प्लानिंग इनके पास नहीं होती है। जब प्लानिंग नहीं होती है तो वो जहां तहां नदियों के ऊपर कहीं भी फेंक देते हैं। उससे वो इतना बड़ा, जब सेल्टिंग हमारी होती नहीं, हम निकालते ही नहीं है उसको बाहर, और वो हमारी गंगा कहीं तो कभी साफ होती नहीं है, क्योंकि वो तो करना ही नहीं है उनको। वो तो एक स्कीम बनानी है, छोड़ देनी है। खैर मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, मगर फिर भी इनको ऐसे पहले से जब शुरू करते हैं काम और एंडिंग तक हमें उसमें पूरी स्कीम बना के चलना चाहिए कि अगर हमारी ये जब मटेरियल आएगा, ये टूट फूट होगी, तो इसको हम कहाँ फेंकना है, हमको कैसे फेंकना है। लेकिन वही बात है ना, अगर अपने प्रदेश से मोहब्बत ही नहीं है, अपने प्रदेश के लिए हम अच्छा सोच ही नहीं रहे, विकास की बात ही नहीं है, वो तो कार्य इसलिए होते हैं कि उसका आपको पता है किसके लिए कार्य होते हैं, तो वो चीजें आएंगी भी नहीं। स्वच्छता किसी चीज के लिए तब आती है जब दिल से हम कोई कार्य करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट कभी सोचती नहीं इन चीजों के लिए, इंजीनियर्स के भरोसे छोड़ देती है, उन डिपार्टमेंट्स के भरोसे छोड़ देती है ना। उसमें ये देखा जाता है कि अब हमें इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, उन नुकसान की कोई कोई परवाह नहीं होती है। तो ऐसे हालात में बहुत अच्छी बात आपने की, क्या इन चीजों को जो जरूरी चीजें हैं उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका ये बहुत अच्छा टॉपिक रहा। तो इससे हो सकता है कि सरकार जागे और जब भी कभी रोड बने या कोई दूसरे कार्य हो, उसको लेकर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अगर कहीं पे निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे जो डस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको कहाँ पे डिस्ट्रॉय हम कर रहे हैं, जो मानक है, जो नियम है, उनके अनुरूप हम चल रहे हैं या फिर हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इस पर भी एक टीम बनाने की जरूरत है और उसको
ठीक तरह से सक्रिय तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वापस हम आएंगे अशोक के साथ। अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कांग्रेस पार्टी, अशोक आपको हमारी आवाज आ रही है? अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अशोक, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि 8 साल का वक्त बीत गया है केदारनाथ आपदा को लेकर, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलनी थी वो अब तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि जिस वक्त यह आपदा है उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस 16 जून 2013 में जब ये आपदा आई तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और जिस तरह से जब ये आपदा आई तो उस दौरान कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा जब मदद मांगी गई तो देर से उनके द्वारा मदद की गई। जो राहत कार्य है, जो बचाव कार्य है, उसको लेकर जब केंद्र सरकार से मदद मांगी गई तो उनके द्वारा जो मदद का हाथ है वो काफी तेजी से बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आज जब विपक्ष के रहते जब विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उन्होंने उन पर लगातार आरोप लगा रही है। आज भी कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस केंद्र सरकार के आगे खड़े कर रही है। तो 7,500 करोड़ रुपए निर्माण कार्यों के लिए, वहां के कार्यों के लिए रखे गए थे, जो जिस तरह से जब आपदा आई थी और जिसके बाद निर्माण कार्य वहां पर किए गए, दोबारा से पुनर्निर्माण केदारनाथ का किया गया, और आस्था जो आस्था को जीवित करने का कार्य एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो किया गया, उसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो मदद मिलनी थी 7,500 करोड़ रुपए की, वो भी आज पूरी नहीं मिल पाई है। तो लगातार जो कांग्रेस है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते आई है। जी अशोक, एक सवाल ये भी बनता है कि जो आपदाएं आ रही हैं, अगर केदारनाथ की बात करें बहुत बड़ी आपदा थी, उसके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में क्या काम कर रही है? इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो उसको लेकर किस दिशा में सरकार काम कर रही है कि ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते कि पहले से में आपदाओं का पूर्वानुमान हो सके? बिल्कुल शैलेंद्र, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब 2013 में आपदा आई थी और उसके बाद हाल ही में अब से कुछ समय पहले तपोवन में ग्लेशियर फटने से एक भारी नुकसान हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिला था। उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से परेशान होने लगी थी। कहीं ना कहीं दिल दहलाने देने वाला वो मंजर एक बार फिर से सामने आ चुका था। बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा था, और हाल ही में अभी बात करें तो देहरादून के माल देवता में भी मलबा आने से काफी नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि अगर भारी बारिश भी अगर उत्तराखंड राज्य में होती है तो पूरे आसार आपदा आने के बने हुए होते हैं। उसको लेकर सरकार द्वारा लगातार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने का पूरे प्रयास है। लगातार सरकार द्वारा ये बात कही जाती है कि सरकार इस और प्रयासरत काम कर रही है, लेकिन जो लगातार अगर यहाँ पर विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाती आई है कि जब भी आपदा में कभी कार्य किए गए हैं या आपदा में राहत बचाव कार्य किए गए तो उसमें हमेशा से ही पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी मशीनों का इस्तेमाल, जो ऐसी मशीनें होती हैं जो जब गर्म पड़ जाती है तो उनको पहले ठंडा करने में समय लगता है, और जब ठंडी हो जाती है फिर उनको शुरू किया जाता है इस तरह, जिसके चलते काफी वक्त बर्बाद होता है। और राहत बचाव जो कार्य होता है, राहत बचाव कार्य में भी काफी समय लगता है, जिसके चलते जिन लोगों की जान समय रहते बचाई जा सकती थी, लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती, बचा नहीं पाते। तो अगर हम यहाँ पर केदारनाथ आपदा की बात करते हैं तो यही केदारनाथ आपदा में आज भी अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान कई कंकाल आज भी निकलकर सामने आते हैं। तो कह सकते हैं इस आपदा में परिवार वालों ने जिन परिजनों को खोया है, आज भी कहीं ना कहीं उनकी चीखें उन परिवार वालों को सुनाई देती है। तो कह सकते हैं कि आज यहाँ पर सरकार को आने वाले समय में भी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे इससे पहले रही कांग्रेस की सरकार हो, तो इस आपदा को लेकर सजग रहने की बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। अशोक, आप हमें से बने रहिए। रजिया जी, आपके पास आएंगे, समय का अभाव है। आखिरी सवाल आपसे ये कि अब आपकी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही राजनीति को लेकर, विधानसभा चुनाव होने अगले वर्ष, तो कहा यह जा रहा है कि जो दिल्ली के मॉडल है उसको हम यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन दिल्ली कई मायनों में अलग है और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है। उसको लेकर क्या रोड मैप है आपका, वो जानना चाहिए कम शब्दों में। देखिए, मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहती हूँ कि आज केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के हमारे बहुत से रहनुमा ऐसे हैं इस टाइम जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन्हें उत्तराखंड के किसी कोने का पता भी नहीं है। और केजरीवाल जी वहां बैठे बैठे दिल्ली से ये बता दे रहे हैं कि फला जगह पे फला काम, फला जगह पे फला काम होने हैं। और उत्तराखंड में इतनी जगह पे उन्हें पूरा रोड मैप उनके आंखों के सामने, एक एक गाँव का, एक एक तहसील का, एक एक जगह का, अगर वो शख्स वहां बैठ के पूरे उत्तराखंड का रोड मैप बना चुका है, तो आप सोचिए कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे यहाँ पे कार्य किए जाएंगे।
मैं कहती हूँ हमारे पास एक फुल प्रूफ एक हमारे पास मैप है, रोड मैप है, और उसके अकॉर्डिंग केंद्रीय हमारी जो केजरीवाल सरकार है कार्य करेगी उत्तराखंड के अंदर। और देखिए इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आती है तो उत्तराखंड का नक्शा बदला हुआ होगा, जैसा उत्तराखंड हमारे शहीदों ने बनाने का सोचा था। ठीक है, एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता को एक और विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजिया जी, आपने अपना समय दिया। अशोक, आपका भी शुक्रिया। तुम चर्चा कर रहे थे जो आपदा के 8 साल पूरे हो गए, सरकार क्या सीख पाई इस आपदा से कि ताकि आने वाले समय में ऐसी आपदाएं ना हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।